हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म पूरा कर लिया, जिसमें चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, रिंग चेन एंड टॉटमर्स कवर किया। राइट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म या कन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, रोटामर्स भी कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम शुरू कर रहे हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और उसके अंदर मेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आइसोमर के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा कर लिया है, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट आईयूपीएसी नेम, ये सब इन सब के साथ बात कॉमन थी। अब हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करेंगे और स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर भी कॉन्फिगरेशनल की और कॉन्फिगरेशनल के अंदर भी ज्योमेट्रिकल की, और ज्योमेट्रिकल में ये तीन सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें तो बात हमारी शुरू हो रही है स्टीरियो आइसोमेरिज्म से या स्पेशल आइसोमेरिज्म से। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम स्पेशल आइसोमेरिज्म है। देखिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की खास बात यह है कि जिन दो मॉलिक्यूल्स को आप यहाँ पे उठाएंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, इनफैक्ट उनका आईयूपीएसी नेम भी सेम होगा, बस उनका स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स या स्पेशल आइसोमेरिज्म। स्पेशल नहीं, स्पेशल आइसोमर्स, करेक्ट, स्पेशल आइसोमेरिज्म। नाउ पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज अ फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सीक्वेंस ऑफ बॉन्डेड एटम। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइसोमर्स आपने पढ़े जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता था, चेन बड़ी छोटी जाती थी, फंक्शनल ग्रुप बदल जाता था, काफी सारी चीजें थी, यहाँ पे वो कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस है, बट डिफर इन 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ देयर एटम्स इन स्पेस। वो भी अपन कुछ एग्जांपल्स करेंगे तब समझ में आएगा। अब इसके अंदर भी हम जो पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या कहता है? देखिए, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब है जो भी कंपाउंड आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे जो उठाएंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उनका आईयूपीएसी नेम भी सेम होगा, लेकिन उनका कॉन्फिगरेशन अलग होगा। कॉन्फिगरेशन का मतलब होता है उनका जो आईयूपीएसी नेम जो भी आप लिखते हैं वो तो लिखेंगे, लेकिन उसके आगे कुछ और प्रीफिक्स जुड़ जाएगा। वो जैसे जैसे अभी एग्जाम्पल्स अंदर आएंगे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं है, अब आपका चेंज आएगा कॉन्फिगरेशन में। कॉन्फिगरेशन मतलब वही 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में चेंज होगा। करेक्ट, वो चीज यहाँ लिखी हुई है। इट इज द फिनोमेना ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स विद द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सेम आईयूपीएसी नेम बट डिफरेंट कॉन्फिगरेशन, डिफरेंट आईयूपीएसी प्रीफिक्सेस। वो अभी आप देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, और ये इसी का ही पार्ट है। अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो नोट है ये भी देख लीजिए आप। दीज आइसोमर्स कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेड विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स। मतलब ये जो दो कंपाउंड्स अभी आप देखने जा रहे हैं, इन दो कंपाउंड्स को आप नेचुरली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते। अगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म आपको लानी है तो पुराने बॉन्ड्स तोड़कर नए बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि इनके अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, वो अभी हम चीजें डिस्कस करेंगे आगे। तो दीज आइसोमर्स कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में नेचुरली कन्वर्ट होता है, ऐसा होता है कन्फॉर्मेशंस जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में नेचुरली कन्वर्ट होता रहता है और उन्हें सेपरेट करना भी इम्पॉसिबल होता है, फाइन। जबकि यहाँ पे ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, दो डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, डिफरेंट एग्जिस्टेंस इनका होता है, इनकी प्रॉपर्टीज जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी काफी डिफरेंट होती है। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज में ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रिएक्ट करने की जो रफ्तार होती है वो अलग अलग होती है। अभी सुनने से आपको काफी हैवी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो स्टीरियो आइसोमर्स मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम आईयूपीएसी नेम, सेम कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स के अंदर हम इसी को एक्सप्लोर करते हैं, और इसके अंदर हम ये बताते हैं कि जो भी आईयूपीएसी नेम आप लिखते हैं उसके आगे एक प्रीफिक्स लगा देते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे कॉन्फिगरेशन का चेंज है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का चेंज है। और उसके अंदर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने सुन तो रखा ही होगा, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इस आइसोमेरिज्म को समझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है, और ये डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है। बेसिकली ये 2 एग्जांपल्स ही हैं। वैसे तो चेन्स में भी चलती है बातें, रिंग्स में भी ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अभी के लिए तो आप ये मान के चलिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए अनसैचुरेशन होना जरूरी है, और अनसैचुरेशन में भी डबल बॉन्ड होना जरूरी है, चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बार जब जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तब तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ये कोई बात जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो चांसेस है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है, लेकिन हर डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो ये जरूरी नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए एसेंशियल कंडीशन है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आपको मिले और वो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही बने, ये गारंटी नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल जब तक नहीं आएंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में बना ही रहेगा। चलिए, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ के फिर हम स्टार्ट करते हैं।
तो इट इज द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू मॉलिक्यूल्स दैट आर लॉक्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब मैंने कहा ना एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, बॉन्ड्स तोड़कर ही नया कंपाउंड बनाया जा सकता है, राइट। तो दे आर लॉक्ड इनटू देयर स्पेशल पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर ड्यू टू डबल बॉन्ड और अ रिंग स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर की वजह से उनकी पोजीशन लॉक्ड होती है स्पेस में 3D में और डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने इस तरीके से क्लासिफिकेशन दिया है। अब इस कैटेगरी में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैटेगरी में 3 चीजें हमें पढ़नी है, सिस ट्रांस, ENZ, सिन NNT। तो हम सबसे पहले उठा रहे हैं सिस ट्रांस। अब सिस ट्रांस की डेफिनेशन या जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको समझाऊं उससे पहले आप ये मॉलिक्यूल्स देख लीजिए तो थोड़ी सी आपको पिक्चर में क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इधर ये CH3 है, इधर ये CH3 है, ये H है, ये H है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये कार्बन CH3 है, ये डबल बॉन्ड है, ये H, ये H और ये CH3। थोड़ी देर के लिए अगर आप यहाँ देखें और मैं इनको मिला के लिखूँ तो देखिए क्या लिख सकता हूँ, CH3 इसको लिख रहा हूँ, CH3, इसके बाद ये बॉन्ड है, CH है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर CH है ये वाला और फिर CH3। अगर मैं कहूँ इसका IUPAC नेम बताइए मुझे तो आप इसका IUPAC नेम क्या बोलेंगे, ब्यूटुइन, 1 2 ब्यूटुइन, डन। चलिए ब्यूटुइन आ गया। अब इसके जो पास वाला है उसके बारे में भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या लिखा है, यहाँ देखते हैं। अब इसका जो पास वाला है इसके अंदर लिखते हैं, तो इसके लिए CH3 है सबसे पहले, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है और फिर CH3 है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम ही आ रहा है, ब्यूटुइन ही आ रहा है। की बात होता है कि इन दोनों आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम ही है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम ही है, IUPAC नेम भी सेम ही आ रहा है, बट अंतर किस बात का है, अंतर है स्पेस में, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। यहाँ देखिए ये 2 CH3 इस डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उन दोनों कार्बन के सेम फेज में है, मतलब ये भी इस तरफ है और ये भी इस तरफ है, जबकि इसके अंदर आप देखें तो ये अलग फेज में है, ये वाला CH3 इस तरफ है और ये वाला इस तरफ है। IUPAC नेम में अभी अभी आपने नोटिस किया होगा कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स तो नहीं हो सकते क्योंकि IUPAC नेम सेम है, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंसेस होते हैं, इसमें और इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस हैं। मैं अभी एक एक करके आपके साथ डिस्कशन करूंगा फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले ये है ब्यूटुइन, ये भी है ब्यूटुइन, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस अभी भी मैंने आपसे बोला था कि प्रीफिक्स चेंज कर दिया जाता है क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स। इसके आगे प्रीफिक्स लगा दिया सिस और इसके आगे लगा दिया ट्रांस। सिस इसलिए कि जो 2 एक जैसे ग्रुप्स हैं वो दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उन दोनों पर प्रेजेंट है और दोनों एक ही फेज में है, एक ही तरफ है। तो जब एक ही तरफ हो तो सिस और जब अपोजिट हो, ठीक है, तो वर्ड यूज करते हैं ट्रांस। तो ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है। आपको लगा IUPAC नेम तो सेम है, डिफरेंस क्या हो सकता है? अब डिफरेंसेस देखिए क्या होता है। सिस लग गया एक ही तरफ है, ट्रांस लग गया अपोजिट एंड्स पर, राइट। ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखिए, हमने केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर लिया है, आप यहाँ पे भी एक बार देख सकते हैं। ये जो कार्बन है, इस कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी, मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी sp2। इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp होती है। ये बात आपको पता होगी कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, sp2 की उससे कम और sp3 की सबसे कम। तो ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर ये वाला कार्बन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वाले सेट से। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, इसलिए हमने ये एरो इस तरीके से लगा रखा है। यही कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स व्हाई इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये उनको अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। ओके, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा कर लेने से आप देखिएगा, ऐसा करने से बॉन्ड्स में पोलैरिटी डेवलप होगी क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो रही है। तो डायपोल मोमेंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, डायपोल मोमेंट का आपको आइडिया होगा, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। पोलैरिटी चेक करते हैं बॉन्ड्स की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही है, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगी और नेट नीचे की तरफ जाएगी। इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलर है क्योंकि इसमें पोल्स बन गए। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, इधर भी पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। टेल की तरफ पॉजिटिव होता है, हेड की तरफ नेगेटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव। तो मतलब इधर भी डेंसिटी आ रही है, इधर भी डेंसिटी आ रही है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही, इसलिए मॉलिक्यूल पोलर होगा। जबकि अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखें तो ये इधर जा रही है और इसको देखें तो ये इधर आ रही है। और क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी sp2 है और यहाँ पे भी sp2 है और sp2 क्या होती है, प्लेनर ट्राइंगल, देखिए नजर आ रहा है प्लेनर ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरफ जाएगी, वो तो पहले से यहाँ पे भी नजर आ गया था,
लेकिन ये इस तरफ आएगी और दोनों एक दूसरे से अपोजिट एंड्स की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए इनका जो म्यू आता है, डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट जीरो ही आती है, जबकि इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती, कुछ वैल्यू इसकी होती है, नेट वैल्यू होती है 0.33 डिबाई। आपको अच्छे से बात याद होगी, केमिकल बॉन्डिंग में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बॉन्ड में पोलैरिटी है, यहाँ पे भी बॉन्ड में पोलैरिटी है, लेकिन दोनों की पोलैरिटी ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये अपोजिट एंड्स पर लगे हुए थे। इस वजह से इनका म्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, जबकि इसका जीरो नहीं हो पाता। दैट्स वाई ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। इनका बॉइलिंग पॉइंट है 277 और इनका बॉइलिंग पॉइंट है 274। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। देखिए मॉलिक्यूल पोलर है, और ये ध्यान रखिए आगे भी और क्लासेस में आएगा, जब जब मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं यानी कि उनमें पोल्स हो, तो पोल्स जब मॉलिक्यूल्स में होते हैं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से अटैच कर सकता है, और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से चीजें जब जुड़ जाती है तो उनको अलग करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी मॉलिक्यूल्स को, और मॉलिक्यूल्स को अलग करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है। दैट्स वाई पोलर होने की वजह से, ये हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा है, पोलर होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जबकि इनका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स में प्लस माइनस के बीच का इंटरेक्शन उतना स्ट्रॉन्गर नहीं बन सकता जितना कि यहाँ पे बना है। ओके, बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स की। देखिए बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लिक्विड्स का होता है, क्योंकि लिक्विड ही बॉइल कर सकते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिड का होता है। दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिड चीजों का देखा जाता है, और सॉलिड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मेल्टिंग का, वो होता है पैकिंग का, कि सॉलिड स्टेट में चीजें कितनी इफेक्टिवली पैक्ड है। चीजें जितनी इफेक्टिवली पैक होंगी उनको अलग करना उतना मुश्किल होगा, और जितनी रैंडम पैकिंग होगी, लूज पैकिंग होगी, ठीक है, प्रॉपर पैकिंग नहीं होगी, तो उनको अलग करना आसान होता है। यानी कि जब भी मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाती है तो दिमाग में फिट कीजिए अपने कि मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे डिपेंड करता है। अब आप खुद देखिए जरा, इन दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल आपको ज्यादा सिमेट्रिकल लग रहा है। सिमेट्रिकल, ये आपको बिल्कुल सिमेट्रिकल नजर आएगा, देखिए, जबकि इसमें दोनों ग्रुप एक ही तरफ आ गए। तो सिमेट्रिकली ये अलाइंड है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव पैकिंग कर सकते हैं। जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं वो इफेक्टिव पैकिंग कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दी असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। इसलिए इसकी पैकिंग अच्छी होगी सॉलिड स्टेट में, और पैकिंग अच्छी होगी तो मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर साइड पे आता है। इसलिए देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट तो 134 है, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 167 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, 12th में इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस टिके हुए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बात को समझिएगा। बॉइलिंग पॉइंट में पैकिंग नहीं देखते, क्योंकि बॉइलिंग हमेशा लिक्विड की होती है, और लिक्विड में पैकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो वहां पे हम सिर्फ पोलैरिटी से जवाब देते हैं। जितना पोलर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में पोलैरिटी से कोई लेना देना नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट में पैकिंग से लेना देना है, और जितनी इफेक्टिव पैकिंग होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। और इफेक्टिव पैकिंग तभी होगी जब मॉलिक्यूल का शेप सिमेट्रिकल हो, तो ये सिमेट्रिकल है, दैट्स व्हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और इसका लो है। बात करते हैं पोलर है, और वाटर भी पोलर होता है। पानी में भी तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है, वाटर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो वाटर में भी पोलैरिटी है और ये भी पोलर है, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली पानी में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस। दोनों की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम है, लेकिन रिलेटिवली बात करें तो सिस क्योंकि पोलर है इसीलिए पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, और ये नॉन पोलर है इसीलिए रिलेटिवली पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। एंड द लास्ट वन स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, इसके भी ऊपर ढेरों क्वेश्चंस आ चुके हैं। स्टेबल की बात करें, स्टेबिलिटी का मतलब होता है अगर हम इन दोनों को किसी से रिएक्शन कराने के लिए ले जाएं, केमिकल रिएक्शन कराने के लिए ले जाएं, तो कौन तेजी से रिएक्ट करेगा, कौन धीरे रिएक्ट करेगा। देखिए ये जो स्पीशीज है ना, ये तेजी से रिएक्ट करेगी, इसका मतलब है ये कम स्टेबल है। अब क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप्स एक तरफ हैं, और जब दोनों ग्रुप एक तरफ हैं तो दोनों एक दूसरे को स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से राइट मॉलिक्यूल जल्दी से ब्रेक हो सकता है या फिर टूट कर नई रिएक्शंस शो कर सकता है। जबकि यहाँ पे ये दो बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे से अपोजिट एंड्स पर आ गए, और अपोजिट एंड्स पर होने की वजह से इनके बीच के रिपल्शंस काफी कम हो गए, हिंड्रेंस काफी कम हो गया है। दैट्स वाई इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो काफी सारे डिफरेंसेस हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आता है पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट कह लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज में यदि हम बात करें तो मैंने आपसे अभी कहा था कि ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन बस स्पीड का फर्क पड़ सकता है, रेट का फर्क पड़ सकता है। तो ये तेजी से रिएक्ट करेगा क्योंकि कम स्टेबल है, ये धीरे रिएक्ट करेगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। कम स्टेबल होने का रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस, दोनों बल्कि ग्रुप एक ही तरफ आ गए, दैट्स वाई। और स्टेबल ज्यादा होने का रीजन बल्कि ग्रुप अपोजिट एंड्स पर है, तो रिपल्शंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये जो बातें मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बातें आप देखेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें, लेकिन हम वहां ना डिस्कस करके इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिस ट्रांस जब हम पढ़ते हैं तो इन चीजों को साथ में बताना काफी जरूरी होता है। क्योंकि अभी अभी आपको अब इन बातों को देख के नजर आ गया होगा कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, IUPAC नेम सेम, इतनी बातें सेम होने के बावजूद भी देखिए कितने सारे डिफरेंसेस आ गए फिजिकल प्रॉपर्टीज में। इसका मतलब ये है कि ये दो डिफरेंट चीजें हैं, मार्केट में दोनों अलग अलग नेम से बिकती है,
दोनों नेचुरली एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। बाजार में ये सिस टू ब्यूटीन के नाम से बिकता है, तो केमिस्ट की शॉप पे ये ट्रांस टू ब्यूटीन के नाम से ही बिकता है, और एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि ये घूम के इधर और ये घूम के इधर नहीं जा सकता नेचुरली। अगर आपको ऐसा करना है तो ये बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा, ये भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा यहाँ से, और फिर ये टूटकर इधर से इधर हम शिफ्टिंग करें, केमिकल रिएक्शंस करें, जो कि पॉसिबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन के वाया सिस को ट्रांस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेचुरली एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस इस रोटेशन पर लॉक लगा देती है, और इसी को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्योंकि दो, आप ऐसा इमेजिन करके देखिए कि दो पेपर हैं आपके पास, कोई भी दो पेपर ले लीजिए, आप किसी भी साइज के दो पेपर ले लें, कॉपी के पेपर ले लीजिए, और उन दोनों के सेंटर में से एक पेंसिल को आप पास कर लीजिए, राइट। जैसे एक पेपर ये ले लीजिए और एक पेपर ये ले लीजिए, और उनके बिल्कुल सेंटर में एक होल करके एक पेंसिल पास कर दीजिए। अब एक को पकड़ के रखिए, दूसरे पेपर को घुमाइए, तो आप पेपर को घुमा पाएंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब आपने एक पेपर ये लिया, ये पेपर ये लिया, एक पेंसिल इसमें से क्रॉस कर दी, और एक और पेंसिल उसके पास में से क्रॉस कर दी। अब आप एक पेपर को पकड़कर दूसरे पेपर को अगर रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो आप रोटेट नहीं कर पाएंगे। इसी को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ओके, तो वही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पे है। इस डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये इसमें और ये इसमें फॉर्म इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकती। हाँ, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ये कन्वर्जन पॉसिबल है। इसी वजह से जो एल्केन्स होते हैं उनमें कन्फॉर्मेशंस आते हैं, जो कि हम जब कन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, यहाँ पे वही बातें जो मैंने अभी आपको बोली वो लिखी हुई है। दीज आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी, वो सब हमने यहाँ डिस्कस किया। दीज आइसोमर्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफी चेंजेस होते हैं। अब शायद आपको बातें समझ में आ गई होगी, जो बातें यहाँ ऊपर मैं आपसे बोल रहा था कि 3 डायमेंशनल चेंज होता है, नेम के आगे प्रीफिक्स लगाना पड़ता है, राइट, या रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, डबल बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल घूम नहीं सकते, वो सारी बातें अब आपको क्लियर हो गई हो। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों एक जैसे ग्रुप, ये हैं, ये दोनों एक जैसे ग्रुप हैं, ये एक तरफ है डबल बॉन्ड के, करेक्ट। मैं फिर कह रहा हूँ, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर देखा जाता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर देखा जाता है, एक ही कार्बन पे नहीं देखना है। हमेशा जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, उन दोनों कार्बन के ऊपर ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इन दोनों पे सेम ग्रुप्स एक एक तरफ हैं, तो सिस। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये अपोजिट हो गए और ये अपोजिट हो गए, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गए। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला ग्रुप बिल्कुल सेम है, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन में एक ही फेस में है, एक ही तरफ है, तो ये सिस फॉर्म हो गई। और ये तो यही है, लेकिन ये वाला जो है नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, तो ये ट्रांसफॉर्म। ओके, कभी कभी आपसे पूछने बताइए ये सिस है या ट्रांस है, तो मैक्सिमम लोग बोल देते हैं ये सिस फॉर्म है, जबकि इनमें ना तो सिस है ना ट्रांस है। इस कार्बन और इस कार्बन पे कंपेयर करते हैं। अब ये जो दो ग्रुप है ना, ये एक ही कार्बन पे लग गए। अब जब ये दो ग्रुप जब एक ही कार्बन पे लग जाते हैं, या मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, एक ही कार्बन पर अगर दो एक जैसे ग्रुप लग जाते हैं, तो ऐसे केसेस में कभी भी सिस ट्रांस नहीं हो सकता। आप ध्यान रखिए, अभी आपने जहां भी सिस ट्रांस देखा है वहां पे एक ही कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं, करेक्ट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे अगर एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप्स अगर आ जाते हैं तो यहाँ सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मैं पूछूं ये सिस है या ट्रांस है, तो बहुत से लोग बोल देते हैं सिस है, जबकि मैं आपसे कहूंगा एक ही कार्बन पे एक जैसे दो ग्रुप अगर आ गए तो ऐसे केसेस में सिस ट्रांस नहीं हो सकता। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की हर डबल बॉन्डेड स्पीशीज में सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता। उसके लिए कुछ एसेंशियल कंडीशन है। आप शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये एसेंशियल कंडीशन है कि उन डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक जैसे ग्रुप अलग अलग कार्बन पर होने चाहिए, उनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। अगर एक ही कार्बन पर एक जैसे ग्रुप लगा दोगे तो फिर उनमें सिस और ट्रांस नहीं बताया जा सकता। ओके, तो आई होप आपको सिस और ट्रांस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया वो भी क्लियर हुआ होगा। उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन कनेक्टेड है, सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन लग गया ना, नेम के आगे सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस और ट्रांस हम यूज करते हैं। अब हम जब इसके आगे पढ़ेंगे ई एन जेड, तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन ई जेड यूज करेंगे। उसके बाद सिन और एंटी भी इसी तरीके से यूज होते हैं, छोटा छोटा सा चेंज है। लेकिन आई होप कि आपको सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं EZ आइसोमेरिज्म या EZ आइसोमर्स। तो जो सामने आपको नजर आ रहे हैं, यहां पे हम डिस्कशन करेंगे EZ आइसोमर्स के बारे में या EZ आइसोमेरिज्म, करेक्ट। ये भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। हम जैसा देख चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 3 पार्ट हैं, सिस ट्रांस जो कि हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद अब आता है EZ आइसोमेरिज्म, और उसके बाद आएगा सिन एंटी। तो अभी हम बात करेंगे EZ आइसोमर्स की। देखिए ये एक एक्सटेंशन है सिस और ट्रांस का ही, तो कोई बहुत नई बातें आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। बहुत छोटा सा डिफरेंस है और बहुत इजीली आप समझ जाएंगे उस बात को।
ठीक है। तो ये सिस और ट्रांस जैसा ही एक्सटेंशन है। सबसे पहले तो जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक पे आप फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सिस, इसी से आप जेड को कनेक्ट कर लीजिए, बस ये चीज ध्यान रखिए। सिस जेड, एंड किससे हो रहा है? सिस ज आ रहा है ना, तो जेड से ध्यान रख लीजिए। तो सिस जब भी लिखना हो तो सिस ना लिखकर आपको जेड लिखना है। और ट्रांस के लिए समझ ही गए होंगे कि ई लिखेंगे, क्योंकि हमें ई एन जेड ही देखना है, ई एन जेड। तो सिस जैसा हो तो जेड कहना है और ट्रांस जैसा हो तो ई कहना है। पहले तो दिमाग में बिठा लीजिए ये बात, ये सबसे बड़ी ट्रिक है। अब क्वेश्चन अराइज, ई और जेड की जरूरत क्या पड़ी? देखिए जरूरत इसलिए पड़ी कि अभी आपने जो सिस और ट्रांस कंपेयर किया था ना, वहां पे जिनमें आप कंपैरिजन कर रहे थे उनमें कार्बन डबल बॉन्डेड पे सेम ग्रुप को आप देखते थे। एक तरफ है तो सिस अपोजिट साइड पर है तो ट्रांस। मान लीजिए अब आपको ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए यहाँ पे, अब आप फंस जाएंगे। अब आप क्या करेंगे? मैं कहूंगा ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, आप कहेंगे यस। अब बताओ सिस है कि ट्रांस है, तो आप ब्लैंक हो जाएंगे। कैसे बताएं भाई? ये Cl, ये F, ये CH3 और ये H, ये तो सभी अलग अलग हो गए। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो ये सब्सटेंट तो अलग हो गए। एटलीस्ट दो सब्सटेंट भी सेम होते हैं। यहाँ पे CH3 भी होता तो ये CH3 और ये CH3 तो आप कहते थे कि अपोजिट एंड्स पर है ट्रांस, लेकिन यहाँ तो चारों ही अलग हो गए। करेक्ट। तो अब ऐसे केसेस में आप सिस ट्रांस नहीं दे सकते। अब ऐसे केसेस में कुछ नए रूल्स के साथ हम ENZ देते हैं, और वो रूल है कैन इनगोल्ड प्रीलॉग। इसे CIP रूल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इन रूल्स के हिसाब से हम सिस ट्रांस न देकर EZ दे देते हैं। अब रूल क्या है? बिल्कुल आसान रूल है, सुनिए। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें से एक कार्बन पर दो सब्सटेंट जुड़े, इन दोनों में से जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसके ऊपर आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये मैंने स्टार मार्क कर लिया क्योंकि फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। इन दोनों में से देखें तो H और CH3 में ऑब्वियसली जो पहला एटम जुड़ा हुआ है, पहला एटम, एक से ज्यादा एटम हो तो फर्स्ट एटम को देखते हैं। तो पहला एटम तो कार्बन ही है जिसका 6 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, स्टार मार्क कर लीजिए। अब दोनों ग्रुप एक ही तरफ हैं। जब एक ही तरफ होते हैं तो आप क्या कहते थे? सिस। लेकिन सिस नहीं कहेंगे, क्योंकि सिस तो तब कहते हैं जब ग्रुप सेम ग्रुप का आप कंपेयर कर रहे होते, तो सिस की जगह आप इसको जेड कह देंगे। फाइन। अब ये चीज नीचे नजर आ गई तो वो ट्रांस जैसा हो गया, तो उसको आप ई कह देंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी सारा खेल एटॉमिक नंबर पे आके रुक जाता है, लेकिन इसमें काफी सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप फंस सकते हैं। इसलिए आराम से मेरी बातों को सुनिएगा, फिर चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए यहाँ पे। अब इसमें बताना है चारों सब्सटेंट्स अलग हैं। जब चारों सब्सटेंट्स अलग हो या तीन सब्सटेंट भी अलग हो, ठीक है ना, तो वहां पे आप E और Z यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए Cl और F में Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है 17। I और Br में अगर आप देखें तो Br होता है आई होप 35 और आयोडीन होता है 53, तो इसी का ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे देंगे, एटॉमिक नंबर ज्यादा, यहाँ पे भी इसको दे देंगे। सेम साइड है, सिस मतलब Z जैसा हो गया, और ये अपोजिट कर दिया मैंने, तो ये E हो गया। फाइन। अब कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर नोटेशन दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब डबल बॉन्ड्स हैविंग 3 और 4 डिफरेंट सब्सटेंट्स। तीनों डिफरेंट हो या एटलीस्ट 4 डिफरेंट हो, ठीक है ना, मतलब एटलीस्ट तो 3 डिफरेंट हो, और मैक्सिमम 4। अगर चारों के चारों डिफरेंट है तो भी चल जाएगा, 3 डिफरेंट है तो भी आप E और Z कर सकते हैं। अगर 2 डिफरेंट है और 2 सेम हो गए तो फिर तो उसमें जो 2 सेम है उसके रेस्पेक्ट में आप सिस ट्रांस कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तब आप लगा सकते हैं जब 3 डिफरेंट ग्रुप्स नजर आ रहे हो या फिर चारों डिफरेंट ग्रुप्स नजर आ रहे हो। करेक्ट। देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी जो होती है वो इस रूल के CIP रूल्स के हिसाब से दी जाती है, एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से दी जाती है। अगर आप इतना दिमाग नहीं दौड़ाना चाहते तो आप ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लीजिए, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इसको याद करने की जरूरत नहीं, वैसे ही काम हो जाएगा। फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखिए I का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, फिर Br का, फिर Cl का, फिर F का 9। फर्स्ट एटम देखते हैं, फर्स्ट एटम में ऑक्सीजन है तो 9 से कम ही होता है 8, फिर फर्स्ट एटम 7, फिर फर्स्ट एटम 7, तो अब ये दोनों 7 ही हो गए, ये भी 7 है, ये भी 7 है। जब पहला एटम सेम हो तो फिर दूसरा एटम को देखते हैं, इसका दूसरा एटम ऑक्सीजन है और इसका हाइड्रोजन है, तो फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा हुआ, इसलिए NO2 पहले लिखा है और ये बाद में लिखा है। अब पहला एटम कार्बन है, नाइट्रोजन के बाद ही आता है कार्बन, मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से बाद में, एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो पहले आ जाएगा, 6 नंबर है तो प्रायोरिटी कम हो गई। अब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब क्या करें भाई? इस कार्बन को यदि आप देखो तो ये 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है, जबकि ये एक ही ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो इसीलिए 2 ऑक्सीजन वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और 1 ऑक्सीजन वाले को कम प्रायोरिटी देंगे। अब इसके पास भी 1 ऑक्सीजन है और इसके पास भी 1 ऑक्सीजन है। अब आप प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करोगे? इसकी प्रायोरिटी कैसे दी जाती है वो मैं अभी आपको नीचे बता दूंगा। नीचे हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा अच्छे से कि भाई हम इसके अंदर प्रायोरिटी कैसे यूज करते हैं। वैसे तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ देखिए CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं, COOH एल्डिहाइड ग्रुप है, और CH2 को हम ऐसे लिखते हैं। ओके, तो पहला आइटम आपने देखा कार्बन, तो ये कार्बन तो सेम हो गया। अब मैं कहता हूँ अगला आइटम देखिए तो अगला आइटम ऑक्सीजन है, आप कहेंगे यहाँ पे भी अगला आइटम ऑक्सीजन है। अब क्या करें? तो अब ये होता है कि जो स्पीशीज डबल बॉन्ड से जुड़ी रहती है उस स्पीशीज को आप सिंगल बॉन्ड में 2 बार लिख सकते हैं। ये ट्रिक है। जैसे कि CO डबल बॉन्डेड है ना, तो इसको ऐसे भी लिख लो और ऐसे भी लिख लो, और ये H हो गया। करेक्ट। यानी कि कुल मिलाकर प्रायोरिटी अब इसको चली जाएगी क्योंकि इसके पास 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है जबकि इसके पास 1 ही प्रेजेंट है।
शायद बात समझ नहीं आई होगी, मैं फिर बोलता हूँ आपको। ऐसी कोई भी स्पेशीज, ट्रिक तो ये है कि ऐसी जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्डेड है और यहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, तो जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। अब क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे CO के साथ और के बीच में ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, लेकिन हम हमेशा यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड, ये तो कंपैरिजन हमेशा सिंगल बॉन्ड की स्टेट में होता है। तो सिंगल बॉन्ड की स्टेट में अगर आप कंपेयर करेंगे ऐसे फेज में जब सेम एटम्स प्रेजेंट हो, तो जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसको सिंगल बॉन्ड में आप 2 बार लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आप 3 बार लिखते हैं। ये डबल बॉन्ड है तो एक बार वो ये लिख दिया और एक बार ये हो गया, मतलब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो तो उसको 2 बार काउंट कर लीजिए। और इजी कर देता हूँ, तो इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए और इस कार्बन से एक ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 ऑक्सीजन वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हम 2 ऑक्सीजन कंसिडर करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट बात थी, बस अगर इतना भी आप ध्यान रख लेंगे ना, आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। अभी देखिए हम आगे डिस्कस करते हैं, देखिएगा। चलिए, तो बातें यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी, नहीं तो प्रायोरिटी टेबल जो है या ऑर्डर जो है वो आपको याद ही रखना होगा। उसके बाद एक और रूल लिखा हुआ है, वो रूल कहता है if two groups of higher priority are on same side of the double bond cis to each other, the bond is assigned the configuration Z, cis Z, और ट्रांस को E के जैसे असाइन करते हैं, वो बात हमने यहाँ पे नीचे अप्लाई भी कर दी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखिए ये रहे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस। अब आपके सामने यहाँ देखिए डिफरेंट। आप खुद सोच लीजिए भाई, मैंने तो लिख दिया है Z या E लिख दिया, पर आप तो अपना दिमाग लगाइए। पहले तो इस कार्बन पे देखिए तो प्रायोरिटी इसी को जाएगी। इस कार्बन को अगर आप देखें तो CHO और CN में प्रायोरिटी किसको जाएगी? फर्स्ट आइटम C नो। उसके बाद अगर CHO को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एक सेकंड, CHO में देखें तो ऑक्सीजन होता है और CN में देखें तो नाइट्रोजन होता है। तो कार्बन के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो प्रायोरिटी ऑक्सीजन को जाएगी, CHO को अगर आप सोचें तो। और ऊपर प्रायोरिटी में भी लिख दिया है मैंने, ठीक है ना, CHO ही है प्रायोरिटी में, ओके। और CN तो मैंने यहाँ शो ही नहीं किया, लेकिन आप समझ गए होंगे कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से C के बाद O है जबकि C के बाद N है, तो O की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। दोनों E की तरफ आ गए तो ये Z। अब मैं इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख दूँ ऊपर नीचे, तो फिर ये E फॉर्म हो जाती है, सिमिलर। और ये यहाँ बात मैंने बताई दी है, ये देखिए यहाँ O है और यहाँ N है, तो प्रायोरिटी O को जाएगी, ओके ना। इसके बाद इस वाले एग्जाम्पल को देखें तो Cl को ही मिलनी है, इधर तो कोई इशू नहीं है। इधर अगर अपन देखें तो CHO है और CH2OH है। अब CHO है और CH2OH है, मैंने अभी भी आपसे बोला था कि मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज सेपरेट सिंगल बॉन्ड्स। बात समझ में आ गई ना। CHO को आप ऐसे सोचेंगे, H, ये भी सिंगल बॉन्डेड और ये सिंगल बॉन्डेड, तो इस C से कितने ऑक्सीजन अटैच्ड हैं? 2, जबकि इस C से केवल एक ही ऑक्सीजन अटैच्ड है। यानी कुल मिलाकर इस कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक, क्योंकि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसको मैंने 2 बार काउंट कर लिया। और इस कार्बन के बाद 2 तो H है और एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन वाले को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी। तो CHO को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी CH2OH से, याद भी रख सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको बात समझा दी। सिमिलरली ऊपर नीचे हो गए तो ये एक ही तरफ है, दैट्स वाई Z, और ऊपर नीचे हो गए मतलब इस ट्रांसफॉर्म में आ गए तो फिर E वर्ड यूज करते हैं। एक और मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए आप। यहाँ देखिए F और CH3 में तो F का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है और 9 होता है, जबकि कार्बन का 6 होता है, तो प्रायोरिटी इसको मिल गई फर्स्ट। अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट आइटम कौन है? कार्बन। यहाँ पे भी कार्बन, दिक्कत आ गई। अब दोनों ही कार्बन है, अब क्या किया जाए? तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ देखिए जरा, इस कार्बन से अगर मैं एक्सपैंड करूँ, ये रहा, ये C, ये H, ये डबल बॉन्ड C और ये H जुड़ा हुआ है। और नीचे अगर हम देखें तो ये C, इससे 2 H जुड़े हुए हैं और फिर CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब फोकस कीजिएगा, यहाँ देखिए, अब ये कार्बन तो सेम हो गया। अब देखिए इस कार्बन के बाद और कौन जुड़ा हुआ है? तो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इससे तो कुछ होगा नहीं। इसके नेक्स्ट देखें तो एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, लेकिन अब आप शायद समझ गए होंगे कि यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है जबकि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड है। तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है और डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसलिए कार्बन को आप कितनी बार लिखोगे? 2 बार। तो ये वाला कार्बन एटलीस्ट 2 कार्बन से अटैच्ड है, मतलब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है और 2 कार्बन से अटैच्ड है, करेक्ट। ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है और 2 कार्बन से अटैच्ड है, डबल बॉन्डेड से। और ये वाला जो कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है और 1 कार्बन से अटैच्ड है। तो आप देख लीजिए जरा कि प्रायोरिटी किसको जाएगी? 2 कार्बन वाले को जाएगी, क्योंकि H, फिर अगले H के बाद आप चलेंगे तो कार्बन मिल रहा है, जबकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही मिल रहा है, तो प्रायोरिटी ज्यादा कार्बन वाले को चली जाएगी, इसीलिए हमारी ज्यादा प्रायोरिटी इसकी तरफ रहेगी। और ये एक ही तरफ हो गए तो Z हो गया, और ये अपोजिट साइड पर हो गए तो E हो गया। बात समझ में आ गई? यानी सेम आइटम्स हैं और बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, जिन
सेम एटम्स के बीच में, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल है और यहाँ सिंगल है, तो डबल वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले ध्यान रखिए एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर जब सेम आ जाए तो फिर ये रूल काम करता है कि जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं जिन दो सेम एटम्स के बीच में, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये दोनों एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ अभी आप देख रहे हैं ये आपको एनसीईआरटी ने इसका कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन हम जो चीज़ डिस्कशन कर रहे हैं जिस चीज़ का, वो पूरा अप टू कॉम्पिटिटिव लेवल डिस्कशन कर रहे हैं। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए एक और केस देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस को यदि आप देखें तो इस केस को देखकर आपको बात समझ में आएगी कि यहाँ पे टी ट्राइशियम, ड्यूटेरियम, फ्लोरीन और हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे आप प्रायोरिटी किसको देंगे? एटॉमिक नंबर देखा जाए तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H1, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइशियम। ओके, तो एटॉमिक नंबर तो तीनों का सेम ही होता है। ड्यूटेरियम का भी 1 है एटॉमिक नंबर, इसका भी 1 है, हाइड्रोजन का भी 1 है। अब इन दोनों का तो एटॉमिक नंबर सेम है। आपने तो कहा था एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन आइसोटोप्स के केस में जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, तो फिर जिसका मास नंबर ज़्यादा होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ड्यूटेरियम और ट्राइशियम में ट्राइशियम का 1H3 होता है ना, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। फ्लोरीन और H में तो इसी को दी जाएगी, ए की तरफ है, दैट्स वाई Z, और अपोजिट है, दैट्स वाई E। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, प्रायोरिटी हाइड्रोजन ज़्यादा ड्यूटेरियम की, ज़्यादा ट्राइशियम की। फॉर आइसोटोप्स प्रायोरिटी इज गिवन अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस, यानी सबसे पहले एटॉमिक नंबर, अगर दोनों सेम एटम्स आ जाएं तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं वो वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, और अगर आइसोटोप्स आ जाते हैं तो जिसका मास ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी ना। ENZ, जब डिफरेंट सब्सटेंट्स जुड़े रहते हैं, जहाँ सेम को आप कंपेयर नहीं कर पाते, वहाँ पे आप ENZ यूज करते हैं। बस सिस जैसा दिखे तो Z और ट्रांस जैसा दिखे तो E। कुछ मिक्स एग्जांपल्स देखते हैं। सिस, ट्रांस और EZ। बहुत से लोग क्या रट्टा मार लेते हैं कि जब भी सिस कंडीशन जनरेट हो रही है तो उसको हमेशा Z, मतलब जो सिस फॉर्म है वही Z फॉर्म है, ऐसा सोचते हैं। जो सिस फॉर्म है वही Z फॉर्म है और जो ट्रांस फॉर्म है वही E फॉर्म है, जबकि ऐसा नहीं है। कंफ्यूजन मत रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सेम प्रायोरिटी वाले, हैवी प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर एक तरफ हो जाते हैं तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? Z यूज करेंगे, और अपोजिट होते हैं तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? E यूज करेंगे। आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ जिन एग्जाम्पल्स में साइमल्टेनियसली सिस भी एग्जिस्ट करेगा, ट्रांस भी एग्जिस्ट करेगा, E भी एग्जिस्ट करेगा और Z भी एग्जिस्ट करेगा। कैसे? पहले आप यहाँ देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिए, CH3 और F में प्रायोरिटी F की होगी, ये लीजिए प्रायोरिटी कर दी। CH3 और H में प्रायोरिटी CH3 की होगी, करेक्ट। मास के हिसाब से बात कर रहे हैं, करेक्ट। एटॉमिक नंबर के हिसाब से बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हैवी है और यहाँ ये, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इन दोनों को यदि मैं सोचूं तो इनके हिसाब से ये एक ही तरफ है, तो ये Z होना चाहिए। देखिए Z लिखा, फाइन हो गया, ENZ। अब देखिए ये दो ग्रुप एक जैसे भी हैं, लेकिन ये दोनों जो एक जैसे ग्रुप्स हैं एक दूसरे से अपोजिट एंड्स पर हैं, अलग फेजेस में। दैट्स वाई सेम फेजेस, मतलब जब सेम ग्रुप्स होते हैं और उनको जब हम कंपेयर करते हैं तो सिस ट्रांस ले सकते हैं, तो इस हिसाब से ये ट्रांस कंडीशन है। तो CH3 के हिसाब से तो ट्रांस कंडीशन है, और एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो ये Z फॉर्म बनती है। सिमिलरली CH3 को यहाँ और H को यहाँ कर दूँ तो नोटिस कीजिएगा, ये CH3 और ये CH3 एक ही तरफ आ गया तो सिस फॉर्म हो गई, करेक्ट। और मासेस के हिसाब से अगर हम नोटिस करें तो ये हैवी है और इधर ये हैवी है, तो ये अपोजिट एंड्स पे आ गए, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? E यूज करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि इस टाइप का, कभी अगर आपको बताना हो कॉन्फ़िगरेशन और आप ये दिमाग में लगा लें कि जैसी ट्रांसफॉर्म आ रही है वो Z होगी और सिस फॉर्म आ रही है वो E होगी, नहीं। आप आराम से अपना दिमाग लगाइए और फिर जवाब दीजिए, क्योंकि बातें पलट सकती है। देखिए यहाँ पे बातें पलट चुकी है, कैसे पलटी है वो ध्यान दीजिएगा। देखें इस जगह पर अगर आप देखें तो क्या सेम ग्रुप्स नजर आ गए? तो यहाँ देखें जरा, तो 1 2 3 मतलब दो सेम हो गए और दो डिफरेंट हो गए ना। तो ऐसे केसेस में सिस ट्रांस भी दिया जा सकता है और EZ भी दिया जा सकता है, फाइन। तो यहाँ देखिए ये दोनों एक तरफ है तो इस हिसाब से तो सिस हो गया, ये दोनों एक जैसे ग्रुप्स अपोजिट एंड्स पर है तो ट्रांस हो गया, करेक्ट। अब एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अगर नोटिस करें तो इधर ये बड़ा है और इधर ये बड़ा है, तो ये एक ही तरफ हो गए, और एक ही तरफ जब हो जाते हैं, करेक्ट, तो उस कंडीशन में आप इसको Z भी बोल सकते हैं। तो ये मासेस के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एक ही तरफ हो गए तो Z हो गया, और मासेस के हिसाब से सोचा जाए तो ये अपोजिट एंड्स पर हो गए, तो इस हिसाब से ये E हो गया। तो एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अगर आप जवाब देना चाहें तो ये Z है और ये E है, और अगर सेम ग्रुप्स को कंपेयर करें तो आप यहाँ पे सिस और ट्रांस भी बोल सकते हैं। तो दिमाग में एक चीज को बिठा लीजिए, जब भी एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से जवाब देना हो तो आप E और Z से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेम को देख के जवाब दे रहे हो तो सिस और ट्रांस से दे सकते हैं। लेकिन कभी भी ये ना सोचें कि सिस हमेशा Z ही बन के निकलेगा और ट्रांस हमेशा E बन के निकलेगा। देखिए यहाँ पे चीजें बदल सकती हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। काफी इंपॉर्टेंट केस अभी आपने देखे हैं। इससे बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है EZ
आइसोमेरिज्म या इजेड आइसोमर्स। और इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो पहला था वो था सिस ट्रांस, दूसरा था इजेड, और इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है सिन और एंटी। सिन और एंटी काफी छोटा है, सिन और एंटी भी बिल्कुल इन्हीं के जैसा है, बस नाम बदलना है आपको। नाम यहाँ पे आप सिन और एंटी, अब आप खुद सोच लीजिए एंटी, एंटी से आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि अपोजिट जो एंड्स होते हैं, ठीक है। और सिन का मतलब होता है ए की तरफ वाला, करेक्ट। जैसे जो ई और जेड यहाँ पे हम बोलते हैं ना, तो ये जर्मन वर्ड्स हैं। ई की जो ई कम्स फ्रॉम एंटीजन, और इसका जर्मन में मीनिंग होता है ई है ना, तो ई मतलब अपोजिट, ठीक है। और जेड जो होता है वो होता है जुसमन, ये जर्मन नेम है और इसका मतलब होता है टुगेदर, इसीलिए टुगेदर मतलब एक तरफ। तो जब एक तरफ हैवी प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हों तो उसके लिए हम जेड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जर्मन वर्ड जो है जेड मतलब जुसमन, उसका मतलब होता है टुगेदर, और ई मतलब अपोजिट, जर्मन वर्ड होता है एंटीजन, तो उसका मतलब अपोजिट। दैट्स वाई जेड और ई वर्ड ही प्रेफर किए। ओके, सिमिलरली यहाँ पे सिन और एंटी, नाम से समझ में आता है एंटी मतलब अपोजिट और सिन मतलब सेम साइड पे। तो फिर कब यूज करना है इनको? देखिए, इनको आप तब यूज कर सकते हैं जब डबल बॉन्ड में एक तरफ नाइट्रोजन आ जाए, दोनों तरफ नाइट्रोजन आ जाए तो भी यूज कर सकते हैं, और एटलीस्ट एक तरफ नाइट्रोजन हो तो भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन अगर होगा तो आपको अच्छे से पता है नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी और एक लोन पेयर होता है, करेक्ट। और इस लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ही और नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से ही हम सिन और एंटी यूज करते हैं, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। आप एक बार यहाँ पे नोटिस कीजिए, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी नजर आ गई, ये देखिए 3 वैलेंसी नजर आ रही है और एक एक लोन पेयर नजर आ रहा है। बस ध्यान रखिए लोन पेयर को प्रायोरिटी देते समय लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, बिल्कुल लीस्ट प्रायोरिटी। तो इन दोनों ग्रुप्स में अगर हम देखें तो लीस्ट प्रायोरिटी पे कौन, ये मतलब ये हैवी प्रायोरिटी हो गई, हाई प्रायोरिटी हो गई, यहाँ पे भी इसकी हाई प्रायोरिटी हो गई, दोनों एक ही तरफ हैं डबल बॉन्ड के। दैट्स वाई ये प्रॉपर्टी या ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सिन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो फिर शायद समझ गए होंगे ये एंटी हो गया। सेम चीज कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन की ये 4 वैलेंसी पूरी, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी। अब यहाँ पे देखिए जरा, इस और इस पे देखना है आपको, तो इस कार्बन पे एक जैसे ग्रुप्स तो नहीं है ना, नहीं है। इन दोनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी, CH3 को। और इन दोनों में से अगर प्रायोरिटी की देने की बात हो तो ऑब्वियसली लोन पेयर को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। ये और ये एक ही तरफ आ गए, दैट्स वाई सिन फॉर्म हो गई। अब आप अगर इसको देखें तो यहाँ पे ये और ये अपोजिट साइड पर आ गए, करेक्ट। यहाँ पे एक तरफ थे जबकि अपोजिट साइड्स पर आ गए, तो इसको एंटी फॉर्म कहते हैं, और कुछ भी नहीं है। यानी सिस ट्रांस जब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जब सेम ग्रुप्स को आप कंपेयर कर रहे हो, EZ जब सब्सटेंस अलग अलग हो और एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से आप कर रहे हो, सिन एंटी जब नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो, डबल मतलब दोनों नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो डबल बॉन्ड से तो भी, और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो तो भी, लोन पेयर को लीस्ट प्रायोरिटी देते हुए बस आपको सेम वही करना है जो आपने EZ में किया, बस यहाँ पे नाम बदल जाएगा। यहाँ पे एक तरफ सिन और एक तरफ एंटी बोलना है, करेक्ट। सेम साइड हो तो सिन और अपोजिट साइड हो तो एंटी। देखिए दे आर आइडेंटिकल टू EZ and are used to describe the geometry about carbon nitrogen double bond or nitrogen nitrogen double bonds. The lone pair of electrons is given the lowest priority. Sin is used for Z type. Z मतलब आप समझ गए ना, एक तरफ वाला Z cis, एक तरफ Z आ गया, एक तरफ और sin, एक ही बात हो गई, मिलती जुलती बातें हैं, बस छोटा छोटा सा डिफरेंस है। और एंटीज जो होता है वो E टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। तो बातें शायद आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 3 टाइप हमने पढ़े, सिस ट्रांस जब सेम ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हो, EZ जब आप एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से प्रायोरिटी देते हुए यूज कर रहे हो, डिफरेंट सब्सटेंट्स हो, और सिन और एंटी जब नाइट्रोजन के इन्वॉल्वमेंट हो गया और उसका लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया और लोन पेयर को लीस्ट प्रायोरिटी देते समय अब आप देख रहे हो कि E और Z क्या होगा, लेकिन E और Z नहीं लिखेंगे। E जैसा अगर आपको नजर आ जाता है तो उसके लिए आप एंटी लिख देंगे, और Z जैसा नजर आ जाता है तो उसके लिए आप सिन लिख देंगे। तो आई होप आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसके 3 पार्ट अभी हमने आपके सामने डिस्कस किए। ओके, तो अब आप इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कैसे पूछना है वो आपको अच्छे से पता है। ओके, थैंक यू सो मच।